हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फैमिली ऑफ डीसी मशीन के बारे में। ठीक है, तो अब तक जो भी हमने लेक्चर देखे हैं उन सारे के सारे लेक्चर्स में मैंने आपको डीसी मशीन के बारे में बताया। डीसी मशीन के मतलब दो पार्ट्स होते हैं, एक जनरेटर होता है, एक मोटर होता है। इन दोनों पार्ट्स को मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है और वाइंडिंग्स भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली जो मशीन थी उसके अंदर दो वाइंडिंग होती हैं, एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग और एक होती है फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि कोई भी मशीन है, कोई भी दुनिया की कोई भी मशीन है, उसको चलाने के लिए आपको दो मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है। ठीक है, तो जिसमें एक फील्ड जो होती है वो दूसरे फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है और वहीं से टॉर्क जन्म लेता है, वहीं से ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैं इस लेक्चर में आपसे बात करूंगा कि फैमिली डीसी मशीन की कैसे बांटी गई और क्या होती है फैमिली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कोड्स टू डिकोड, यानी कि वो कौन सी चीजें हैं जो इस लेक्चर में आपको सीखने को मिलेंगी, तो सबसे पहला पॉइंट जो सीखने को मिलेगा कि फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसने डीसी मशीन को डिवाइड करा। ठीक है, मतलब जो डीसी मशीन की फैमिली का जो डिवीजन हुआ वो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फैक्टर्स। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे। सेकंड पॉइंट कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वाइंडिंग कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे उस लैप और वेव वाइंडिंग की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो डीसी मशीन है उसके अंदर एक फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग थी। तो उसी के अंदर मैं कुछ नए टर्म्स आपको बताऊंगा, जैसे कि शंट वाइंडिंग, शंट मोटर, शंट वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग, इस तरीके की वाइंडिंग की बात हो रही है। यानी कि ये फर्दर लेक्चर है लैप और वेव का। लैप और वेव जो मैंने बताया था आपको, वो बेसिकली हम लोगों ने बात की थी ऑन द आर्मेचर वाइंडिंग के बेसिस पे। वो दोनों की दोनों आर्मेचर वाइंडिंग थी कि आर्मेचर वाइंडिंग आपने कैसे की है। यहाँ पे जो टाइप ऑफ वाइंडिंग की बात हो रही है वो फील्ड वाइंडिंग की बात हो रही है कि फील्ड वाइंडिंग जो है वो किस टाइप की है। ठीक है, तीसरा की एक्चुअल पिक्चर क्या होगी डिफरेंट बाइंडिंग कनेक्शन की। ठीक, तो हम लोग इस लेक्चर में अभी तक आपने जितने भी बुक्स आपने पढ़ी होंगी जिसमें आप लोग सर्किट देखते होंगे डीसी मशीन्स के, सीरीज वाइंडिंग, शंट मशीन, सीरीज मशीन, डीसी सीरीज मशीन, डीसी कंपाउंड मशीन्स, उन सब में आपने अलग अलग सर्किट देखे होंगे और उन सभी सर्किट में आपने देखा होगा कि वो कैसे कनेक्टेड होती हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल पिक्चर क्या होती है, यानी कि एक्चुअल में वो कैसे रोटर और स्टेटर पे प्लेस्ड होती हैं, ये भी इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात की जाए डीसी मशीन की, हल्का सा अगर मैं आपको एक रिवाइज कराऊं कि डीसी मशीन जितना भी मैंने बता रखा है और काम की चीज़ अगर बात उठाऊं, तो मैंने देखा था कि एक मेरे पास रोटर था। ठीक है, और एक रोटर के लिए चलाने के लिए, ठीक, रोटर के ऊपर मैंने क्या करा था, रोटर के ऊपर मैंने की हुई थी इस तरीके की वाइंडिंग की हुई थी सर्टेन, जिसको मैंने नाम दिया था आर्मेचर वाइंडिंग, AW कह देता हूँ, आर्मेचर वाइंडिंग। एक मेरे पास स्टेटर था और स्टेटर पे भी मैंने एक वाइंडिंग की हुई थी। ठीक है, और ये वाइंडिंग कुछ इस तरीके से थी। ठीक, ये वाइंडिंग कहलाती है, ये जो इसके दो टर्मिनल निकल के आएंगे इनको नाम दिया था फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्टेटर के ये थे, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ, ये वाली जो थी यानी कि फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो नॉर्थ और साउथ बनाने का काम करती है। इंपॉर्टेंट, यानी कि फील्ड फ्लक्स, जिसे मैं फ्लक्स कहता हूँ, फील्ड फ्लक्स बनाने का काम करती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है फील्ड फ्लक्स बनाने का जो काम करती है। ठीक है, वहीं पे अगर आर्मेचर वाइंडिंग की बात की जाए, आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिससे हम लोग सप्लाई को या तो इन करते हैं या आउट करते हैं। ठीक है, आउट कब करोगे, जनरेटर लोगे तो सप्लाई बाहर जाएगी, और अगर मोटर लोगे तो सप्लाई इन करोगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर। तो दुनिया में जब भी तुम मोटर मार्केट से खरीद के लाओगे, चाहे वो जनरेटर हो या मोटर हो, वो दो वाइंडिंग के टर्मिनल जो आप मार्केट से खरीद के लाते हो, वो टर्मिनल जो होते हैं वो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल तो फिक्स हैं। ठीक है, आप यानी मार्केट से अगर मशीन खरीद के लाए, अगर एक बात की जाए, अगर मैं इसको एक नेक्स्ट स्लाइड से बता देता हूँ, अगर मान लेते तुम मार्केट गए और मार्केट से आप एक मशीन खरीद के लाए, उस मशीन के जो दो टर्मिनल्स निकले थे वो तो मैंने जान लिया कि वो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल्स होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं, 100%। ठीक, अब बात कर रहे हैं कि ये 100% आर्मेचर वाइंडिंग के है, तो आर्मेचर वाइंडिंग मेरी फिक्स हो गई, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन तैयार है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि फील्ड वाइंडिंग का क्या। फील्ड वाइंडिंग को तुम कैसे कनेक्ट करोगे आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, या फील्ड वाइंडिंग को आप कैसे एक्साइट करोगे। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग को तुमने कैसे एक्साइट करा, ये डिसाइड करता है फैमिली ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, फैमिली ऑफ डीसी मशीन। तो अगर बात की जाए फैमिली किस बेसिस पे डिसाइड हुई, तो उसके लिए हाउ वी एक्साइट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत ध्यान से समझना। तुम फील्ड वाइंडिंग को कैसे एक्साइट करोगे, ये डिसाइड करेगा कि तुम कौन सी मोटर के साथ डील कर रहे हो। क्लियर हो रहा है। तो अगर तुमसे बात की जाए कि ऐसा कौन सा फैक्टर था, ऐसे कौन सी वाइंडिंग थी जिसके बेसिस पे डीसी मशीन को डिवाइड करा गया है, उसकी जो फैमिली बनाई गई, तो उसका आंसर है कि फील्ड वाइंडिंग के एक्साइटेशन के बेसिस पे हमने पूरी मशीन को डिवाइड करा। ठीक, तो यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली थी सेपरेटली एक्साइटेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर आपके पास मशीन है जिसके अंदर आपके पास क्या है, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग है और एक है फील्ड वाइंडिंग, तो इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग को मैं अलग डीसी सप्लाई 1 यानी कि DC 1 से एक्साइट करूंगा, और फील्ड वाइंडिंग को अलग सप्लाई DC 2 यानी कि दो डिफरेंट सप्लाई यूज करूंगा इस तरीके की मशीन में। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ये जो DC 2 होगी, इसको बेसिकली जनरली हम लोग बैटरी से लेते हैं, एक बैटरी यूज करेंगे इसके लिए। ठीक,
तो ये जो कैसे तुम एक्साइट कर रहे हो डीसी फील्ड वाइंडिंग को, तो सेपरेटली एक्साइटेड जो पहला पार्ट बनाया गया उसके अंदर ये माना गया कि हम आर्मेचर वाइंडिंग को एक अलग डीसी सप्लाई से एक्साइट करेंगे और जो फील्ड वाइंडिंग होगी उसे अलग डीसी सप्लाई से एक्साइट करेंगे। उस अलग वाइंडिंग के लिए, अलग एक्साइटेशन के लिए मैं बैटरी यूज कर सकता हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे एक अलग सप्लाई यूज कर लूँ डीसी की, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन बांटे गए। सेकंड पार्ट जो था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। सेल्फ एक्साइटेड में हमने क्या कहा, हमने कहा ये प्रोसेस बेकार है भाई, ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, तुम्हें मशीन की दो सप्लाई की जरूरत पड़ रही है, DC1 DC2। तो इसीलिए ये मेथड हम प्रेफर नहीं करेंगे। हम मेथड प्रेफर करेंगे सेल्फ एक्साइटेड। जैसा कि नाम है, सेल्फ का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो अपने आप को एक्साइट करेगी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, यानी कि फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है कनेक्टेड, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे केस में तुम आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई दोगे DC1 से, और फील्ड वाइंडिंग जो कि वो ऑटोमेटिकली आर्मेचर वाइंडिंग से ही सप्लाई ले लेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया बटेंगे, यानी कि सीरीज, शंट, कंपाउंड, सब कुछ सेल्फ एक्साइटेड का पार्ट है, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, उसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको कैसे ये हुआ। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि अगर DC1 से मैं आर्मेचर वाइंडिंग सप्लाई कर रहा हूँ तो इसी के साथ मैं फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर दूंगा, तो क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग से ही फील्ड वाइंडिंग भी अपने आप को एक्साइट कर लेगी, और आपको DC2 यानी कि दूसरे सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी डीसी मशीन को चलाने के लिए, ठीक। यही इसका मेन जो एडवांटेज था, और इसी कारण सेल्फ एक्साइटेड मशीन आर क्वाइट पॉपुलर एज कंपेयर टू द सेपरेटली एक्साइटेड मशीन, ठीक। तो जल्दी शुरू करते हैं। अगर सेपरेटली एक्साइटेड मशीन की बात की जाए तो वो कुछ इस तरीके से दिखती हैं, ठीक है। देखो ये तुम्हारे पास रोटर है, ठीक है, ये क्या है, आपका रोटर है, ठीक है, रोटर, और इसके ऊपर मैंने क्या करा है, आर्मेचर वाइंडिंग की हुई है रोटर के ऊपर। ये आपका क्या है, स्टेटर है, और इसके ऊपर यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ बनेगा, और ये जो वाइंडिंग आ रही है, ये नॉर्थ साउथ की जो वाइंडिंग निकाले हैं इन्होंने दो कनेक्शन, ये जो दो कनेक्शन है ये है फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन, ठीक। यानी कि अगर आप डीसी मशीन की बात करो तो जो स्टेटर पे वाइंडिंग की जाती है वो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है, और जो रोटर पे होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ठीक है। अब मैंने फील्ड वाइंडिंग निकाल ली। फील्ड वाइंडिंग जो थी सेपरेटली, जैसा कि नाम है सेपरेटली एक्साइटेड, तो देखो इसके अंदर ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। देखो कहीं पे भी कोई भी आपको यहाँ पे कनेक्शन नहीं दिखेगा, ठीक। देखो ये वाइंडिंग इस तरीके से गई, इस पे वाइंडिंग की, और ये वाइंडिंग जो थी वो यहाँ से आउट आ गई, ठीक। दूसरी अगर बात कर ली जाए दूसरी वाइंडिंग की, तो दूसरी वाइंडिंग देखो, ये फील्ड वाइंडिंग इस तरीके से वाइंडिंग करी इन्होंने, और ये वाइंडिंग यहाँ से जाके इस पे गई, एंड देयर इज नो कनेक्शन। यहाँ पे देखो इसके बीच में और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसी के ऊपर, यानी कि अगर हम बात करें अपनी सर्किट की, तो देखो अगर आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग उसको मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, टर्न्स के रूप में शो करूंगा, कम टर्न्स के रूप में शो करूंगा इसको आर्मेचर वाइंडिंग को। क्यों? क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो ऑलमोस्ट सीरीज में कनेक्टेड होती है, जनरेटेड वोल्टेज के हैवी करंट ले जाना होता है, तो इसीलिए मैं इसे कम टर्न्स बनाऊंगा। अच्छा एक चीज याद करो, ये मैंने आपको बता चुका हूं, अगर मैं वाइंडिंग की बात करता हूं, अगर आपने क्या करना है, हैवी टर्न्स की बात करनी है, हैवी टर्न्स, हैवी करंट, सॉरी हैवी करंट की अगर बात करनी है, अगर तुम करंट ज्यादा ले जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो थिक वायर लेना होगा, थिक वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, थिक वायर लेना होगा, प्लस अगर आपको क्या करना है, हैवी करंट, थिक वायर, और लेस नंबर ऑफ टर्न्स, लेस नंबर ऑफ टर्न्स, लेस नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें ज्यादा करंट कैरी करना है तो तुम्हें क्या होगा, एक मोटा वायर यूज करना पड़ेगा, प्लस उसकी लेंथ को कम करना पड़ेगा, लेंथ कम रखनी पड़ेगी और मोटा वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अभी इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, पहचान करने में बहुत मददगार होगा ये, किस बेसिस पे हम इसकी पहचान करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक मोटा वायर लिया हुआ है और उसके कम टर्न्स हैं, तो ऐसा जो वायर, ऐसी जो वाइंडिंग होती है वो हम लोग यूज करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर, आर्मेचर वाइंडिंग में, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट दूसरी चीज बात करें फील्ड वाइंडिंग की, फील्ड वाइंडिंग में हम लोग क्या करना है, फील्ड वाइंडिंग भी हम लोग टर्न्स के रूप में शो करेंगे। तो अगर मैं इसको बना देता हूं, अभी ये थिक वायर और थिन वायर वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आने वाले लेक्चर में, अब मतलब इसी लेक्चर में लास्ट में जब मैं इसको डील करूंगा। तो जल्दी से बात कर लेते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग को मान लेते हैं मैंने इस तरीके से एक सर्किट शो करा, AW लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और इसका आर्मेचर वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस होगा RA, ठीक है, और इंडक्टेंस होगा LA, और एक होती फील्ड वाइंडिंग जिससे नॉर्थ साउथ पोल बन रहे हैं, इसको ही मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग, इसका रेजिस्टेंस है RF और इसका इंडक्टेंस है LF, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जब मैं डीसी में बात कर रहा हूँ, डीसी में तो आपने मेरे इंडक्टर वाला लेक्चर देख सकते हो, मैंने उसमें बताया था कि जब भी आप डीसी में डील करते हो तो जो इंडक्टर होता है, यानी कि इंडक्टर वो कैसे वर्क करता है, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू शॉर्ट सर्किट, यानी कि कंडक्टर की तरह वर्क करता है। तो इसीलिए इसका जो इंडक्टेंस है वो मैं जीरो ले लूंगा, इंडक्टेंस क्या ले लूंगा, जीरो ले लूंगा, आर्मेचर का भी, आर्मेचर वाइंडिंग का भी और फील्ड वाइंडिंग का भी। तो इंडक्टेंस कितना हो गया, जीरो हो गया। ऐसे केस में फिर क्या रह जाएगा, RA एंड RF ही यूज करूंगा,
क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अच्छा, सेपरेटली एक्साइटेड का अगर सर्किट की बात कर ली जाए, इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्किट दिखता कैसा है। रोटर में तो मैंने बता दिया, ठीक है, कि रोटर कैसे दिखता है ये तो मैंने यहाँ से देख लिया, लेकिन इस सर्किट के रूप में कैसे दिखेगा उसको जल्दी से देख लेते हैं। तो सर्किट में भाई हमारे पास एक है फील्ड वाइंडिंग, ठीक, ये फील्ड वाइंडिंग थी, और एक मेरे पास थी आर्मेचर वाइंडिंग, ये आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, ये है फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के साथ क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये है रोटर, और रोटर के अंदर जनरेट हो रहा है ईजी, जनरेटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जितने भी सर्किट डायग्राम बताऊंगा मैं जनरेटर बताऊंगा, मोटर के जस्ट रिवर्स होंगे इसके, ठीक है, मोटर के हम लोग बाद में देखेंगे, अभी मैं केवल जनरेटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लास्ट में बताऊंगा कि अगर मोटर का तुम्हें सर्किट बनाना है तो उसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो है आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, आर्मेचर वाइंडिंग में ईजी आ गया, यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज, ठीक, ये चीज क्लियर है। अब देखो ये क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड, नाम याद रखना सेपरेटली था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग है और जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे। फील्ड वाइंडिंग तुम्हारी कनेक्टेड होगी एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ, मान लेते हैं बैटरी, ये बैटरी ले लेता हूँ, ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। और ये जो तुम्हारी है ये जुड़ी होगी आउटपुट से, यहाँ पे होगा आउटपुट, और आउटपुट में मुझे करंट मिल रहा होगा IT, टर्मिनल करंट, और वोल्टेज मिल रहा होगा VT, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वोल्टेज मिल रहा होगा VT, ठीक है। अच्छा, करंट जनरेट, वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है, तो वोल्टेज मैंने बता दी ईजी जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव का। और ये जो ईजी जनरेट हो रहा है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, यहाँ पे एक लोड लगा होगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा IA, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, और IA जो होगा वो ही बन के IT की तरह वर्क करेगा, ठीक। इसका रेजिस्टेंस की बात कर लें तो देखो रेजिस्टेंस इसका होता है RA, इसका रेजिस्टेंस की बात कर लें, इसका रेजिस्टेंस होगा RF, ठीक है। और ये जो बैटरी है यहाँ पे क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा IF, ठीक। ये जो करंट फ्लो करेगा IF, ये कहाँ से आ रहा है, ये DC बैटरी से आ रहा है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस सर्किट को एनालाइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पूरा, ठीक। तो ये हो गया, इसका मान लेते हैं जो बैटरी है इसका हम मान लेते हैं इसको VF ले लेते हैं, यानी कि बैटरी का पोटेंशियल, और ये रेजिस्टेंस हो गया फील्ड वाइंडिंग का RF हो गया, ये करंट हो गया IF जो फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है। तो अगर इस सर्किट की बात करूँ तो इस सर्किट का जो वोल्टेज होगा फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज, वो इक्वल टू हो जाएगा IF इंटू RF, सिंपल सा है यहाँ पे। अच्छा, इस सर्किट की अगर बात कर लें यानी कि आर्मेचर सर्किट की, तो देखो जो जनरेटेड वोल्टेज है EG, वो किसके बराबर होगा, एक तो होगा IA के बराबर, ठीक है, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ जो वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो जाएगा, IA एम्पर करंट होगा, ठीक है, आर्मेचर करंट है IA, और रेजिस्टेंस है आर्मेचर वाइंडिंग का RA, ठीक। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस और इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्लस जो बचा हुआ वोल्टेज होगा वो मुझे कहाँ मिलेगा, आउटपुट मिलेगा VT, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक। सिंपल सी इक्वेशन है, आई होप इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। इसमें खास बात क्या थी सेपरेटली एक्साइटेड मशीन की, कि यहाँ पे आपका जो फील्ड वाइंडिंग है वो सेपरेटेड है एज कम्पेयर टू द आर्मेचर वाइंडिंग, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग देखो कोई भी इनके बीच में कनेक्शन नहीं है, ठीक है। यानी कि ये केवल मैग्नेटिकली प्लेस्ड होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स ही केवल आर्मेचर वाइंडिंग के साथ मैग्नेटिकली लिंक होगा, लेकिन अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकली तो इलेक्ट्रिकली इनके बीच में कोई भी लिंक नहीं होगा, ठीक है। तो नो इलेक्ट्रिकल लिंक, नो इलेक्ट्रिक लिंक, यानी कि इलेक्ट्रिकल लिंक कोई नहीं है दोनों के बीच में, इसीलिए इसका नाम पड़ा था सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन्स, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर बात कर ली जाए IT की, IT इंपॉर्टेंट है, IT होता है टर्मिनल करंट, यहाँ पे कई बुक्स में इसको अलग अलग सिंबल से IL लिखा दिखा सकते हैं, लोड करंट दे सकते हैं इसको नाम, ठीक है। मैं जो आपके पूरे लेक्चर बनाऊंगा उसमें मैं IT यूज करूंगा इस लेक्चर में, और जो आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा लोड के अक्रॉस उसे VT यूज करूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज एक और इक्वेशन मुझे मिली कि जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन होती है उसके अंदर IT जो होता है वो IA के बराबर होता है, यानी कि जितना करंट आर्मेचर में बनेगा उतना पूरा का पूरा करंट मुझे टर्मिनल पे मिलेगा, ठीक है। आई होप जी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं दूसरा पार्ट, यानी कि अगर हम लोग सेल्फ एक्साइटेड की बात करें तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी में हमने सेल्फ एक्साइटेड मशीन बनाई, यानी कि क्या हुआ, ये 3 कैटेगरी कैसे ही, बहुत सिंपल है। आपके पास एक वाइंडिंग है फील्ड वाइंडिंग, आपके पास दूसरी वाइंडिंग है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। अब ये दोनों वाइंडिंग सेल्फ में क्या होगा, ये दोनों वाइंडिंग आपस में जुड़ी होंगी, तो 3 तरीके इनको जोड़ने के। पहला तरीका सीरीज में जोड़ दो, यानी कि इन दोनों को सीरीज में जोड़ दो भाई, ठीक। एक तरीका ये हो गया सेल्फ एक्साइटेड का, यहां से जन्म होता है सीरीज वाइंडिंग का, सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन या सीरीज मशीन, सीरीज डीसी मशीन। दूसरा तरीका होता है शंट में जोड़ दो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये फील्ड वाइंडिंग है और आपके पास ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इसको हमने क्या करा, शंट में जोड़ दिया, ठीक। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग, और इसको मैंने शंट में जोड़ दिया। ऐसी मशीन क्या कहलाएंगी, शंट, क्योंकि हमने फील्ड वाइंडिंग को शंट में जोड़ा इसीलिए इसका नाम पड़ा डीसी शंट मोटर या मशीन या जनरेटर, ठीक है। तो डीसी शंट का मशीन मतलब क्या हुआ, जो अगर आपने देख लिया शंट मशीन है तो इसका मतलब फील्ड वाइंडिंग क्या है, शंट में जुड़ी हुई है। देखो मैंने शुरुआत में बताया था जो भी नाम पढ़ेंगे वो फील्ड वाइंडिंग के बेसिस पढ़ेंगे कि फील्ड वाइंडिंग कैसे एक्साइट कर रहे हो। तो इसमें सीरीज में आर्मेचर के साथ, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में लगा के एक्साइट कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम है सीरीज मोटर, सीरीज मशीन। इसमें क्या कर रहे हो, शंट में लगा के एक्साइट कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम है शंट मशीन। कंपाउंड
कंपाउंड क्या होता है, ये हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड टाइप होता है, इसको हाइब्रिड कहते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर हम फील्ड वाइंडिंग दो तरीके से यूज करेंगे, यानी कि कुछ वाइंडिंग को मैं सीरीज में लगा दूंगा फील्ड को, और कुछ जो है वो शंट में लगाऊंगा। ठीक, तो यानी कि आदि जो फील्ड वाइंड, इसके अंदर क्या होता है, दो फील्ड वाइंडिंग की गई होती है हाइब्रिड में, कंपाउंड में, एक फील्ड वाइंडिंग 1 और एक फील्ड वाइंडिंग 2। इसको मैं बहुत डिटेल में आने वाली नीचे डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर में बाद में। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना आप, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मोटर है आजकल, ये मशीन है मतलब डीसी मशीन, इस पे काफी क्वेश्चन आने लगे। तो कंपाउंड में किस तरीके से वाइंडिंग लगी होती है, एक्चुअल में इसके अंदर हाइब्रिड बनाने के लिए फील्ड वाइंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ फील्ड वाइंडिंग शंट में लगी होती है, जैसे कि ये फील्ड वाइंडिंग 1 ये शंट में लगी है, और कुछ फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, सीरीज में लगी होती है, ये फील्ड वाइंडिंग 2, और ये है आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग को मैं दो पार्ट में तोड़ देता हूँ। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इसको बहुत ही डिटेल में हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर, मतलब इसी लेक्चर के आगे वाले पार्ट में। सबसे पहले शुरू करता हूँ, एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले अगर सीरीज मशीन की बात करी जाए, सीरीज डीसी मशीन, तो देखो इसके अंदर अगर तुम ये फिगर देख पा रहे हो, देखो ये है हमारे पास क्या है, ये था, ये आपका है फील्ड वाइंडिंग, और ये फील्ड वाइंडिंग देखो इस तरीके से करने के बाद ये गई है यहाँ पे, देन हमने इस पोल पे की है, देन ये पोल देखो आर्मेचर में जुड़ा हुआ है यहाँ पे, फिर हमने आर्मेचर करी और फिर यहाँ से आर्मेचर वाइंडिंग बाहर निकाल दी। तो देखो एक ही वायर से सारी की सारी वाइंडिंग की है, आई होप ये चीज देख पा रहे होगे। ठीक है, इसको मैं अगर दूसरे तरीके से समझाऊं तो देखो यहाँ से वाइंडिंग शुरू हुई, ये इस तरीके से गई, देन सबसे पहले हमने पोल पे करी वाइंडिंग, पोल पे जब पोल पे वाइंडिंग पूरी हो गई, देन उस वाइंडिंग को मैं आर्मेचर पे ले गया, आर्मेचर पे करी, और आर्मेचर पे करने के बाद वही वाइंडिंग में बाहर ले आया। ठीक, तो यानी कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं ये किस तरीके से की गई होगी, तो देखो आपके पास एक है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, और एक है आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग। तो आपने क्या करा, इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। ठीक, और सर्किट की बात कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर्किट कैसे बना होता है। तो देखो मैंने बताया था ये आपके पास फील्ड वाइंडिंग थी, ठीक, और ये आपके पास फील्ड वाइंडिंग, ठीक, और इसका रेजिस्टेंस RF, और एक आपके पास है आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस का कितना है, इसका रेजिस्टेंस है RA। ठीक है, और यहाँ पे जुड़ा होता है जनरेटर, क्योंकि मैं जनरेटर की सर्किट बता रहा हूँ, आने वाले समय में मैं बताऊंगा, लास्ट में मैंने बता रखा है कि मोटर का सर्किट कैसे होगा। यहाँ पे EG यानी कि जनरेटर वोल्टेज की बात करेंगे, जनरेटर सर्किट की। ठीक, तो अगर जनरेटर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे एक होगा वोल्टेज जनरेटर होगा EG, ये ब्रशेज हो गए आर्मेचर के वाइंडिंग के। ठीक है, और ये हमारा है आउटपुट टर्मिनल, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा ही आउटपुट टर्मिनल से जुड़ी होगी। इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे सीरीज मशीन की बात कर रहे हैं तो ये कैसे जुड़े होंगे, ये जुड़ी होगी इस तरीके से सीरीज में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखो ये जो टर्मिनल तुम्हें आउटपुट में मिल रहा है, ये ही तुम्हारा पूरा का पूरा सर्किट से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसी टर्मिनल से आपकी फील्ड वाइंडिंग में जुड़ी हुई है। अगर मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर दूं, अगर सिंप्लीफाई करके बना दूं तो कैसा बनेगा, तो कुछ सर्किट इस तरीके से बनेगा। ये तुम्हारी आ गई फील्ड वाइंडिंग, इसी के बाद आ गई आर्मेचर वाइंडिंग, देन आपका आ गया रोटर, रोटर मतलब जनरेटेड वोल्टेज EG, और ये ब्रशेस हो गए, और ये आ गया आउटपुट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, आउटपुट में मुझे वोल्टेज मिलेगा VT, करंट आएगा IT। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा लगा होगा इस पूरे सर्किट में, ये लगा होगा लोड, ये लोड लगा होगा जहाँ पे VT और IT मिल रहा है। अच्छा, अगर करंट की बात कर ली जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो देखो EG ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का EG बनेगा, यहाँ से करंट निकलेगा जो कि होगा आर्मेचर करंट, वही करंट यहाँ पे जाएगा, यानी कि आर्मेचर करंट इक्वल हो जाएगा फील्ड वाइंडिंग के करंट में। फील्ड वाइंडिंग अंदर मैं बता चुका हूँ, फील्ड वाइंडिंग जो होती है, फील्ड वाइंडिंग यानी कि FW, उसके जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है RF। ठीक है, और करंट जो इसके अंदर फ्लो करता है वो होता है IF। ठीक है, इसी तरीके से आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग, इसके अंदर जो करंट फ्लो करता है वो होता है IA, और जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है RA। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों की सीरीज में लगे हुए हैं तो इसीलिए IA जो होगा वो IF के बराबर हो जाएगा, और वही होगा IT के बराबर। तो इसके जो यहाँ से यानी कि इसका सर्किट अगर तुम एनालाइज करोगे तो क्या क्या चीजें निकल के आई उसको जरा देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, कि जो अगर ये पूरा सर्किट, तो सिंपल से एक चीज निकल के आई कि IA जो होगा वो इक्वल होगा फील्ड वाइंडिंग करंट के, और वही इक्वल होगा टर्मिनल करंट के। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आया, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आया वो निकल के आया VT का, यानी कि अगर इसकी बात की जाए VT की, तो आप देखो पहले जो सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि जनरेटेड वोल्टेज EG, वो कहाँ कहाँ ड्रॉप होगा, तो एक तो इस वाइंडिंग के अक्रॉस ड्रॉप होगा, प्लस एक इस वाइंडिंग के अक्रॉस ड्रॉप होगा, यानी कि एक वोल्टेज ड्रॉप होगा IA RA का, प्लस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा IA RF का। ठीक है, और जो बचा हुआ वोल्टेज वो कितना जाएगा, वो बचेगा VT। तो अब तुम्हारे पास तीन वोल्टेज ड्रॉप है, क्लियर हो रहा है, दो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, यानी कि IA RA और IA RF, ये दो वोल्टेज ड्रॉप होंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप लोग।
ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। अच्छा, अगर बात करी जाए आउटपुट में जो मुझे वीटी मिलेगा, अगर तुमसे कहा जाए वो कितना मिलेगा, ठीक है, इसी इसी कैलकुलेशन को सॉल्व करके, तो जो वीटी मिलेगा वो इक्वल टू होगा ईजी, यानी जितना जनरेट हुआ माइनस जितना ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप कितना हुआ, आई ए कॉमन हो गया, आर एफ प्लस आर ए। यही इक्वेशन को मैंने यहाँ पे इस तरीके से निकाल के रख दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे ये सीरीज में जुड़ी होती है और किस तरीके के सर्किट बनता है। आगे चलते हैं, अगर बात करें शंट मशीन की, तो जैसा कि नाम है, इसके अंदर हमने क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, और जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग, इनको हम लोग क्या करेंगे, ये आपका जनरेट वोल्टेज हो गया, ठीक है, ब्रशेज हो गए, तो इसको हम क्या करेंगे, शंट में लगा देंगे इस तरीके से, और ये हमारे पास आउटपुट में सप्लाई आ जाए। क्लियर हो रहा है। तो ये जो होगी शंट वाइंडिंग, देखो इसका अगर मैं बात करूं इसके सर्किट से देखना चाहो, यानी कि प्रैक्टिकली कैसा दिखता है, तो देखो ये तुम्हारे पास रोटर था, तुमने क्या करा, रोटर की देखो, रोटर पे आ रही आर्मेचर वाइंडिंग, यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग की गई और ये आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ से निकल गई। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसी में फील्ड वाइंडिंग की, तो देखो फील्ड वाइंडिंग तुमने यहाँ पे की हुई है इस तरीके से, और इस फील्ड वाइंडिंग को तुमने एक तो यहाँ पे जोड़ दिया है, दूसरा तुमने क्या करा है, फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे लाके इस पे की है, और उसके बाद इसे इससे जोड़ दिया, यानी कि तुमने क्या करा है, देखो यही तो सर्किट बनाया है। सर्किट देखो एग्जैक्टली सेम सर्किट है, यानी कि आपने क्या करा, आर्मेचर वाइंडिंग जो ली थी इस तरीके से, ये हो गई आर्मेचर वाइंडिंग, ये गई हुई है तुम्हारी रेड वाली, और तुमने फील्ड वाइंडिंग जो पोल्स पे की थी उसको देखो इसके साथ पैरेलल में अटैच कर दिया। देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये अटैच करा है और एक पॉइंट यहाँ से करने के बाद यहाँ पे अटैच कर दिया। तो देखो तुमने क्या करा, शंट में यानी कि पैरेलल में तुमने फील्ड वाइंडिंग को अटैच कर दिया है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, सिंपल सा चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर, ठीक। अगर सर्किट की बात कर ली जाए तो सर्किट जरा सर्किट के एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया आर एफ, और इसमें फ्लो होने वाला करंट हो गया आई एफ, ठीक है। और ये अगर तुम्हारे पास आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक, तो इसके अंदर इसका रेजिस्टेंस हो गया आर ए, और इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट होगा आई ए, और यहाँ पे अगर जनरेटेड वोल्टेज जो होगा वो ई जी है। ये ब्रशेस बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। और इस तरीके से हमारे पास सर्किट बन गया। देन मुझे आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मुझे जो लोड के क्रॉस एक वोल्टेज मिलेगा वी और एक करंट मिलेगा आई, ठीक है। अब जल्दी से इसकी एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या एनालिसिस हमारे पास है। तो देखो जो वोल्टेज बनेगा ईजी, ठीक है, ईजी जो बनेगा, यानी कि अगर बात करिए वीटी की जो आउटपुट में मुझे मिलेगा, तो जितना वोल्टेज बना ईजी माइनस का वोल्टेज ड्रॉप कहाँ हुआ, यहाँ पे, यानी कि देखो जो वीटी मिलेगा वो यहाँ के अक्रॉस मिलेगा, इसके अक्रॉस। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम केवीएल लगाएं इस पूरे सर्किट में, केवल इस सर्किट में, तो एक इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी ईजी माइनस का आई आर ए, ठीक है, यानी कि जो भी वोल्टेज जनरेट होगा और जो रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर्मेचर के, उसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो माइनस करके वीटी मिल जाएगा। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अच्छा, दूसरी इक्वेशन की बात की जाए, यानी कि अगर एक बार तुम लगा दो केवीएल इसमें, इस सर्किट में, तो इस सर्किट में लगाओगे तो क्या बनेगा, वीटी इक्वल टू आई एफ इंटू आर एफ, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो इक्वेशन मेरे पास निकल के आएंगे। एक बार आपको क्या करना है, केवीएल लगाना है इसके अंदर, अगली बार तुम्हें केवीएल लगाना है इस सर्किट में, ठीक। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, ये जो वोल्टेज है वीटी वो एक इसके अक्रॉस जो होगा, क्योंकि इसी साथ पैरेलल में, तो वीटी ही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा, ठीक। तो यहां से जब तुम लगाओगे तो ये दो इक्वेशन निकल के आ जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात कर ली जाए बड़ी इंपॉर्टेंट की आईए की, तो देखो जो नेट करंट आईए बन रहा है, यानी आर्मेचर में जो करंट आईए बन रहा है वो देखो दो पार्ट्स में टूट रहा है, एक आई और एक आई एफ। तो यानी कि ये किस पार्ट में टूटेगा, एक तो टूटेगा फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने में, प्लस बचा हुआ करंट कहाँ जाएगा, आउटपुट यानी कि टर्मिनल पर जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है आई ए इक्वल टू आई एफ प्लस आई टी, यानी कि अब जो आर्मेचर करंट बनेगा वो दो पार्ट्स में टूटेगा, एक टूटेगा फील्ड करंट और एक टूटेगा टर्मिनल करंट, यानी कि जो आउटपुट में जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, अभी तक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से हमने ये एनालिसिस करा है सर्किट का, सिंपल सा केवीएल के रूल लगाए हैं और दो लूप तैयार करे हमने केवीएल के। एक बार आर्मेचर के वाले वाइंडिंग के साथ लूप लगाया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी निकल के। देन हमने क्या करा है, हमने फील्ड वाइंडिंग के साथ ये लूप लगाया तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन निकल के आ गई। और करंट का केसीएल हमने यहाँ पे लगा दिया इस पॉइंट पे, यानी कि अगर ये करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो आई ए जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, आई एफ और आई टी के बीच में, ठीक। तो यहाँ से शंट मशीन आई होप आपको समझ में आ गया कैसे सर्किट इसका ड्रॉ होता है और किस तरीके से करंट और वोल्टेज का डिवीजन होता है शंट मशीन में, डीसी मशीन में। आगे चलते हैं, कंपाउंड की बात कर लेते हैं। कंपाउंड को समझना थोड़ा सा टफ काम है और इसको मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो देखो यहाँ पे जो देखने वाली बात है, इसके अंदर एक खास बात जो होती है, जो इसके स्ट्रक्चर में आप इस तरीके से विजुलाइज नहीं कर पाओगे, इसकी जो वाइंडिंग होती है, यानी कि अगर बोल बोल की वाइंडिंग की बात करें, यानी कि फील्ड वाइंडिंग की बात करूं, तो इस पे एक्चुअली दो वाइंडिंग की गई होती हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, ये वाइंडिंग की गई होगी, ये इस तरीके से,
एक वाइंडिंग ये हो गई, इसको मैं नाम दे देता हूँ फील्ड वाइंडिंग 1, और एक दूसरी वाइंडिंग की गई होती है, इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक। और इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसके जो दो टर्मिनल्स होंगे वो हो जाते हैं फील्ड वाइंडिंग 2, ठीक। तो यानी कि कंपाउंड मशीन में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो दो पार्ट्स में उसको हम तोड़ देते हैं फील्ड वाइंडिंग को। कौन कौन से दो पार्ट, एक फील्ड वाइंडिंग 1 में और एक फील्ड वाइंडिंग 2 में। क्लियर हो रहा है, ठीक। अच्छा, अगर इसको मैं और स्पेसिफाई करूं तो दो फील्ड वाइंडिंग तोड़ी हैं, इसको करना क्या होता है, क्यों हमने दो फील्ड वाइंडिंग तोड़ी, तो इसके अंदर जो हाइब्रिड मॉडल है इसको बनाने के लिए इंजीनियर ने क्या करा, उन्होंने कहा आप इसको दो वाइंडिंग ले लो, एक फील्ड वाइंडिंग 1 ले लो, एक फील्ड वाइंडिंग 2 ले लो। हम लोग क्या करेंगे, जो रोटर की आर्मेचर वाइंडिंग है, यानी कि रोटर है और रोटर के ऊपर हमने कौन सी की हुई है, रोटर के ऊपर मैंने की हुई है आर्मेचर वाइंडिंग, इसके ऊपर मैंने की हुई है आर्मेचर वाइंडिंग AW। तो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ एक आर्मेचर वाइंडिंग जो है उसके साथ कुछ तो हम लोग फील्ड वाइंडिंग सीरीज में लगा देंगे, यानी कि प्लस फील्ड वाइंडिंग कर देंगे सीरीज में, और कुछ क्या करेंगे, इन दोनों के साथ पैरेलल में लगा देंगे, यानी कि फील्ड वाइंडिंग 2 जो है उसको मैं क्या लगाऊंगा, पैरेलल में लगाऊंगा, ठीक। ये कैसे करते हैं, किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है वो जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो मेरे पास अब क्या है, तीन वाइंडिंग है, एक है फील्ड वाइंडिंग 1, फील्ड वाइंडिंग 1, एक है मेरे पास फील्ड वाइंडिंग 2, फील्ड वाइंडिंग 2, और एक है मेरे पास आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग जो कि एक ही है, ठीक। तो अब क्या करूंगा, एक बार मैं क्या करूंगा, आर्मेचर वाइंडिंग ये वाली जो वाइंडिंग है फील्ड वाइंडिंग 2, इसको मैं यूज करूंगा सीरीज में लगाने के लिए, सीरीज में। और जो फील्ड वाइंडिंग 1 है इसका इस्तेमाल करूंगा मैं शंट में लगाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा करने के मेरे पास दो तरीके मौजूद हैं, दो तरीके से मैं कर सकता हूँ, यहीं से जन्म होता है, यानी कि इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों को जो मैं कनेक्ट करूंगा, उसको कनेक्ट करके मैं दो तरीके से मशीन को ड्रॉ कर सकता हूँ। यानी कि जो कंपाउंड मशीन है, एक होती लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट, और एक होती शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट, ठीक है। ये कैसे होता है इसको मैं बहुत डिटेल में आने अभी नीचे बताने वाला हूं आपको। तो समझ में आ रहा होगा लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट ये कहां से आया। तो आपके पास आपने क्या करा, फील्ड वाइंडिंग जो थी, फील्ड वाइंडिंग उसको दो पार्ट्स में तोड़ लिया, यानी कि अब मैं दो फील्ड वाइंडिंग यूज करूंगा सिंगल की जगह। एक फील्ड वाइंडिंग यूज करूंगा FW1 जो कि मैं शंट में लगाऊंगा, एक फील्ड वाइंडिंग यूज करूंगा जो मैं सीरीज में लगाऊंगा, और एक है आर्मेचर वाइंडिंग। तो देखो हमने क्या करा था अभी तक, अगर पुरानी मोटर की बात करी जाए, यानी कि अगर प्रीवियस मोटर की बात की जाए शंट मशीन की, तो शंट में मैंने एक फील्ड वाइंडिंग यूज करी थी जो पैरेलल में लगाई थी आर्मेचर के। सीरीज की बात कर ली जाए तो मैंने अगेन एक ही फील्ड वाइंडिंग यूज करी थी जो सीरीज में लगाई थी आर्मेचर वाइंडिंग के। लेकिन मैंने क्या देखा कि कुछ फायदे सीरीज वाइंडिंग के थे, कुछ फायदे शंट के थे, तो क्यों ना एक कंपाउंड यानी कि हाइब्रिड मोटर बनाई जाए जिसके अंदर मैं दो फील्ड वाइंडिंग यूज करूंगा FW1 और FW2, यानी कि शंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और उनको सीरीज में भी लगाऊंगा आर्मेचर के और शंट में लगाऊंगा। तो यहाँ से हमारे पास जन्म हुआ दो तरीके की मशीन का। ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि फील्ड वाइंडिंग जो दोनों फील्ड वाइंडिंग है वो उसको तुम आर्मेचर के साथ किस तरीके से अरेंज करते हो, वहीं से जन्म होता है लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट का। तो सबसे पहले लॉन्ग एंड शॉर्ट की अगर बात की जाए तो पहले मैं आपको लॉन्ग बता देता हूँ, देन आपको शॉर्ट समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, आपको क्या करना है, यानी कि एक जो फील्ड वाइंडिंग 2 थी इस तरीके से, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, शंट वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। इसको मैंने लिया, लॉन्ग शंट है तो इसके अंदर ये हो गई, ये हो गई शंट, ये हो गई सीरीज, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक। देन आर्मेचर वाइंडिंग, देन आपका ब्रशेस एंड रोटर, यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज EG आ जाएगा, और ये आपका मिल गया आउटपुट में VT, ठीक है। ये देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको नाम दिया जाता है लॉन्ग शंट, शॉर्ट वाला भी बाद में बताऊंगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं हम लॉन्ग शंट DC कंपाउंड मशीन, कंपाउंड मशीन। क्लियर हो रहा है। अब देखो लॉन्ग नाम क्यों दिया गया, तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो तुम शंट वाइंडिंग यूज कर रहे हो वो पूरी की पूरी कवर कर रही है यहां से यहां तक, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग को भी पैरेलल में कनेक्ट कर रही है, प्लस जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके साथ भी पैरेलल में कनेक्टेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक। तो देखो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ भी पैरेलल में कनेक्टेड है और सीरीज वाइंडिंग के साथ भी पैरेलल में कनेक्टेड है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लॉन्ग शंट। वहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ शॉर्ट शंट की, ठीक है, शॉर्ट शंट कैसे दिखेगी, तो शॉर्ट शंट की देख लेते हैं, उसके लिए भी मैं बना लेता हूँ स्ट्रक्चर। तो मेरे पास ये हो गई, ये हो गई हमारे पास शंट, शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक। और ये हो गई आर्मेचर वाइंडिंग, यहाँ पे हमारे पास आ गया रोटर, और ये ब्रशेस हो गए, यहाँ EG हो गया। एंड जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ आ जाता है, ये हो गई तुम्हारी सीरीज, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट ये। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने क्या करा, अब देखो इसका नाम, इस पूरे सिस्टम का नाम पड़ा शॉर्ट, शॉर्ट शंट DC कंपाउंड मशीन, कंपाउंड मशीन,
ठीक है। शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मशीन, अब देखो इसका नाम शॉर्ट शंट क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर जो शंट फील्ड वाइंडिंग थी वो देखो शॉर्ट है, छोटी वाइंडिंग यूज करी मैंने, उसमें केवल मैंने आर्मेचर वाइंडिंग को पैरेलल में कनेक्ट करा और ईजी को, लेकिन देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो थी उसको मैंने छोड़ दिया, यानी कि उसको मैंने कवर नहीं करा। जब तुम इस फील्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग कवर नहीं करोगे तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हें छोटी फील्ड वाइंडिंग की जरूरत, शंट फील्ड वाइंडिंग क्या होगी, उसकी लेंथ कम रखनी पड़ेगी, यानी कम लेंथ में भी काम हो जाएगा। तो यहां से जन्म होता है शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मशीन का। ठीक है, ये हो गया आपका वीटी, क्लियर हो गया होगा। तो क्या डिफरेंस है अगर बात कीजिए दोनों मशीन की, तो लॉन्ग शंट में मैंने क्या करा है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करा है शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ, जबकि शॉर्ट शंट में मैंने क्या कनेक्ट करा है, केवल आर्मेचर वाइंडिंग को ही पैरेलल में कनेक्ट करा है, जबकि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो शंट के साथ, शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा अगर बात कर लिया सर्किट के एनालिसिस की, सर्किट का अगर एनालिसिस करोगे तो देखो सिंपल सा, अगर सर्किट्स को दोबारा बना लेते हैं, ये हो गई आपकी सीरीज वाइंडिंग, यानी कि आर सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। ठीक है, ये हो गई आर्मेचर, रेजिस्टेंस हो गया आर्मेचर का, यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो रहा है ईजी। ठीक है, और इस तरीके से ये हो गई लॉन्ग शंट, इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं आर, शंट क्या देता हूं इसका रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग का। ठीक है, और ये आपका आ गया वीटी, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज आ गया, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज जो है ये इस तरीके से आ गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं करंट की, तो देखो करंट जो होगा वो आर्मेचर में यहाँ पे ईजी वोल्टेज जनरेट होगा, यहाँ जनरेट होगा ईजी पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी का, और ये करंट आईए जो होगा वो इस सर्किट में फ्लो होगा, आईए सेम करंट आरएम फ्लो होगा, वही करंट आरएसई में फ्लो होगा। देन आईए जो होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक जाएगा आई टर्मिनल पे और एक जाएगा आई फील्ड में। तो अगर बात की जाए आई ए की, तो वो इक्वल टू हो जाएगा आई एफ प्लस आई टी, सिंपल सा, जैसे कि हम लोग शंट में देखा था, यानी कि शंट डीसी मशीन में देखा था, ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक, अगर बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे वीटी की, वीटी यानी कि टर्मिनल वोल्टेज कितना मिलेगा, तो अगर एक लूप ये लगा लो केवीएल का, अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो वीटी जो जितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है माइनस ड्रॉप कहाँ का हो रहा है, तो एक तो आईए आरए का वोल्टेज ड्रॉप होगा, आईए आरए का, ठीक है, माइनस, और एक वोल्टेज ड्रॉप का होगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग, यानी कि आईए आर एस ई सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक, दूसरा अगर बात कर लीजिए शंट वाले की, तो एक जो इक्वेशन, एक तो केवीएल तुमने जो वन लगाया यानी कि लूप वन से जो लगाया है वहां से इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन तुम्हें ये मिल गई। ठीक है, और एक लगा लो लूप टू, यानी कि ये वाला लूप लगा लो, इस लूप से अगर इक्वेशन निकालोगे तो वो कैसे आएगी, तो वी टी इक्वल टू आई एफ इंटू आर एस एच, यहां से ये आ जाएगी इक्वेशन, क्लियर हो रहा है। तो ये आ गई लूप टू की इक्वेशन। ठीक है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवीएल लगाना है सिंपल सा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगर मैं बात कर लेता हूँ शॉर्ट शंट की, तो शॉर्ट शंट में मेरे पास वोल्टेज कितना, भाई करंट क्या है, यहाँ पे ये आई टर्मिनल करंट है, वीटी वोल्टेज दिया ही हुआ है, ईजी दिया हुआ है, तो सिंपल सा यहाँ पे करंट बनेगा आईए, वो करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक आई टी और एक आई एफ। तो करंट की बात कर ली जाए तो आईए सेम जैसा कि लॉन्ग शंट में था वैसे ही तुम्हारा कितना हो जाएगा, आई एफ सॉरी आई टी माइनस आई एफ। ठीक है, यानी कि कुछ करंट आउटपुट में जाएगा और बचा हुआ करंट आई एफ में जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया, दोनों माइनस कर लेंगे। अगर बात कर ली जाए वोल्टेज की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मेन डिफरेंस आ जाता है वीटी, तो एक लूप यहाँ लगा लो इस वाले सर्किट में, यहाँ अगर वोल्टेज लूप लगाओगे तो वीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वीटी जो तुम्हारा जनरेट वोल्टेज हो रहा है यानी कि ईजी जनरेट हो रहा है, माइनस का वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, एक यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा आईए आरए का, और यहाँ इस वाइंडिंग में यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो माइनस का, बड़ा इंपॉर्टेंट, आई टी इंटू आर सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट। जबकि पुराने वाले जो पूरा पिछला जो यानी कि लॉन्ग शंट में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो आई ए आर ए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आई ए आर एस ई, यानी कि आर्मेचर करंट इनटू सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर करंट कौन सा फ्लो कर रहा था, आई ए फ्लो कर रहा था। ठीक, लेकिन जब तुम बात करते हो शॉर्ट शंट की, ठीक है, तो शॉर्ट शंट में क्या चेंज आ जाता है, शॉर्ट शंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया है आई टी इंटू आर एस, यानी क्यों, क्योंकि जो सीरीज वाइंडिंग है इसके अंदर कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, आई टी करंट फ्लो कर रहा है, जबकि पहले ये लॉन्ग शंट में कहाँ थी, इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड थी, यहाँ पे आर्मेचर के साथ, तो उसमें आई ए फ्लो कर रहा था, पर यहाँ पे आई ए क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए अब इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, आई टी इंटू आर एस ई, सिंपल हो गया। तो एक इक्वेशन ये निकल के आ गई आपके सामने। अगर दूसरी इक्वेशन की बात करी जाए तो उसमें क्या करो, ये लगा लो केवीएल इस तरीके से, देन वीटी यानी कि लूप टू से वो इक्वल टू आ जाएगा, इसके अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आई टी सॉरी आई एफ इंटू आर एस ई, ठीक है, आर एस एच। ठीक है, एक तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, प्लस इसके अंदर अब देखो जब तुम यहां लगाते हो देखो करंट इसके अंदर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज इसमें अंदर ड्रॉप होगा, जबकि करंट यहाँ पे किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का वोल्टेज आएगा। तो अब जब तुम ये लगाओगे तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग पोलैरिटी में आ जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और आएगा आई टी इंटू आर सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट।
ये जो वोल्टेज जो था यानी कि जो दूसरे लूप से वोल्टेज आएगा वो VT IF RSH माइनस का IT इंटू RSE आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लगा के देख सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट पोलैरिटी के हैं। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी। तो ये जो दोनों वोल्टेज यानी कि VT और यहाँ का वोल्टेज ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ये इसके अपोजिट में है। तो देखो जब इसको इधर ले जाओगे तो पॉजिटिव ही बनेगा। तो एक क्वेश्चन KVL लगाना है सिंपल सा आपको, KVL लगाओगे तो एक क्वेश्चन तुम्हें ये मिल जाएगी, दूसरी क्वेश्चन ये मिल जाएगी और तीसरी क्वेश्चन KCL से ये मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। फाइनली अगर आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर मैं इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करूं तो मैंने शुरुआत से क्या क्या सीखा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो कितने तरीके की, मतलब ये इस बार जो हम लोग डीसी मशीन का करेक्टराइजेशन कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड वाइंडिंग कर रहे हैं। अभी तक मैंने डीसी मशीन का जो करेक्टराइजेशन किया था वो लैप और वेव आर्मेचर वाइंडिंग से किया था। अब हम बात करेंगे फील्ड वाइंडिंग से। तो जो पूरी की पूरी फैमिली डिवाइड करी वो फील्ड वाइंडिंग पे डिवाइड करी कि फील्ड वाइंडिंग को तुम कैसे एक्साइट कर रहे हो। तो दो तरीके बताए मैंने, एक था सेपरेटली एक्साइटेड यानी कि अलग से एक्साइट कर रहे हो फील्ड वाइंडिंग को, या फिर सेल्फ एक्साइटेड मतलब आप आर्मेचर के साथ ही कनेक्ट करके कर रहे हो। ठीक, तो ये भी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बता के आपको समझाया। ठीक, आगे चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया, फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको कैसे एक्साइट करा गया है, दो तरीके बताए, कैसे दिखती है ये बताया। देन मैंने देखा सेपरेटली एक्साइटेड मशीन किस तरीके से दिखती है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसका सर्किट एनालाइज करा हमने। और सेल्फ एक्साइटेड मशीन सीखी। सेल्फ एक्साइटेड मशीन में मैंने तीन तरीके की मशीन सीखी, सीरीज, कंपाउंड एंड शंट। देन एक एक करके मैंने उनको एनालाइज करा। सीरीज में मैंने दोनों वाइंडिंग को सीरीज में लगा दिया था। देन उसका मैंने सर्किट एनालिसिस करा और वहां पे KVL और KCL लगा के IA और V की कैलकुलेशन करी। देन मैंने सेकंड मशीन शंट डिस्कस करी। इसमें मैंने क्या करा है, फील्ड वाइंडिंग को पैरेलल में लगाया था आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। ठीक है, साइड में इसका जो व्हाइट कलर का पिक्चर था इसमें मैंने प्रैक्टिकली बताया हुआ था कि किस तरीके से एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन दिखता है इसका। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका सर्किट डिस्कस करा कि सर्किट कैसे बनता है और KVL और KCL लगा के यहाँ से मैंने IA और VT को कैलकुलेट करा। देन आगे चलते हैं, मैंने कंपाउंड मशीन बताई। कंपाउंड में मैंने दो तरीके की मशीन आपको बताई, यानी कि आपके पास एक लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। ठीक है, वहां पे मैंने बताया दो फील्ड वाइंडिंग यूज करेंगे हम लोग, एक शंट फील्ड वाइंडिंग और एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग। लॉन्ग शंट बताई जिसमें मैंने जो फील्ड वाइंडिंग होगी, अगर शंट फील्ड वाइंडिंग सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रही तो लॉन्ग शंट। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा ले लें, यानी कि अगर छोटी वाइंडिंग ले ले रहा हूँ, शंट वाइंडिंग केवल आर्मेचर वाइंडिंग को ही पैरेलल कनेक्ट कर रही है लेकिन सीरीज फील्ड वाइंडिंग को छोड़ दे रही है, तो ये मशीन बन जाती है शॉर्ट शंट। ठीक है, आई होप ये चीज सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसमें बहुत ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल चीजें इस पे न्यूमेरिकल काफी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा, एनालिसिस करिएगा। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये सारे के सारे जो थे अब तक जो भी मैंने आपको समझाया है वो डीसी जनरेटर का पार्ट समझाया है, डीसी जनरेटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, डीसी मोटर का सर्किट एनालाइज करूं, डीसी मोटर, तो उसके अंदर क्या चेंज हो जाएगा, पहला चेंज जो फर्स्ट चेंज आता है डीसी मोटर में कि जो तुम VT ले रहे हो वो V सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और जो मशीन बनेगी उसके अंदर V सप्लाई यानी कि एक तो I सप्लाई करंट जाएगा और वो सप्लाई करंट जो होगा वो IA और IF में ब्रेक होगा। ठीक, यानी कि IA में डिवाइड होगा एंड IF में। क्लियर हो रहा है, एक तो ये चेंज आ जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना कि जब तुम डीसी मोटर लोगे तो उसके अंदर VT जो होगा वो V सप्लाई में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि उसके अंदर हम लोग सप्लाई लेने की जगह देंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो सप्लाई वोल्टेज है VT वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज में, यहाँ पे VS आ जाएगा। और जो करंट IT यानी कि IT करंट हमारा पहले इस तरीके से बाहर निकल रहा था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, IS में। अब क्या होगा, IS यानी कि सप्लाई करंट आएगा। सारे के सारे करंट जितने भी तुमने बनाए हैं उसमें आर्मेचर करंट और सप्लाई करंट इनकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं डीसी जनरेटर की बात करता हूं, डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर का जो केस था उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो वहां पे ईजी जो जनरेट हो रहा था वहां से करंट निकल रहा था आईए बाहर की तरफ और यही करंट जो था वो आउटपुट में निकल के आईटी बन रहा था। लेकिन अगर मोटर की बात करूं तो मोटर केस में सप्लाई लगा रहे हो तुम, यहाँ मुझे वीटी मिल रहा था, यहाँ पे सप्लाई से करंट आएगा आई सप्लाई, और वो करंट जो है वो दो पार्ट्स में टूटेगा, एक फील्ड वाइंडिंग में जाएगा अगर शंट है, और सीरीज में तब तो कोई बात ही नहीं है, और वही करंट आईए की पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा। ठीक, और जो ई जनरेटेड है यानी कि जनरेटेड वोल्टेज जो जनरेटर में होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा बैक ईएमएफ में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो जनरेटेड वोल्टेज था मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, E इक्वल टू NP5Z बाई 60A, जो फॉर्मूला हमारा ई जनरेटेड का होता है वही फॉर्मूला होगा बैक ईएमएफ का। बस अंतर क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि आईए जो बाहर जा रही थी वो आईए अब इनवर्ट की तरफ आने लगेगी। इतना से ये केवल इतना सा चेंज है, अगर आप ये चेंज कर देंगे तो सारे के सारे डायग्राम और केवल इक्वेशन आप इस पे बना सकते हैं। ठीक है, तो मोटर और जनरेटर का मैंने बता दिया। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। इस पूरे के पूरे लेक्चर में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स की बात की है, सीरीज शंट कैसे होती हैं और कैसे उनका सर्किट ड्रॉ होता है,
केवीएल और केसीएल कहाँ-कहाँ लगाए जाते हैं और किस तरीके से मुझे आउटपुट में इक्वेशंस मिलती हैं जिससे मैं वी और आई को कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करता हूँ मैं गेट के पर्सपेक्टिव की या न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव की, ये जो डीसी मशीन का लेक्चर जो आज मैंने लिया है, ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में और क्लियर करूँ, तो आप उसका सजेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पर लेक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।